20वीं सदी की 3 चीजें याद रखी जाएंगी। एक, इंसान का चांद पर जाना, दूसरा दीवारे बर्लिन का गिरना और तीसरा लता मंगेशकर का पैदा होना। प्यार किया तो डरना। लता मंगेशकर को उन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया था नामवर गजल गायक जगजीत सिंह ने। लता मंगेशकर ने अपनी 92 साल की जिंदगी में लगभग 60 बरस तक गायकी की। बड़े सगीर में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिसने लता मंगेशकर की आवाज सुनी और उनसे मुतासिर ना हुआ होगा। गायकी के फन से वाबस्ता असातिज़ा का कहना है कि लता मंगेशकर जैसी मधुर और पाकीज़ा आवाज, सुरों की पुख्तगी और बाजे की 3 सप्तक का आसानी से गाना उनका खासा था। लता मंगेशकर की ख्वाहिश थी कि उन्हें सरकारी सतह पर रियासत पाकिस्तान की तरफ से दावत दी जाए, लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। लता ने कई मौकों पर पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन बताती थी कि यह कभी मुमकिन ना हो पाया। इस सिलसिले में पहली बाकायदा कोशिश 1980 की दहाई में हुई। जनरल ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत था और मुंतज़मीन को आखिरकार वो प्रोग्राम मनसूख करना पड़ा। लता मंगेशकर से मुलाकात का शर्फ हासिल करने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी नुसरत अमीन ने उन्हीं के अल्फाज में एक दफा लिखा कि पाकिस्तानी शायर कतील शिफाई ने उन्हें मदऊ किया था। अंगूठी में नगीना। इस इंटरव्यू में लता ने उन्हें बताया कि सब तैयारियां हो गई और मौसीकार परफॉर्म करने के लिए तैयार हो गए। पता चला तो जिया साहब ने शायर को तफसीलात मालूम करने के लिए बुलाया। मैं तेरी दुश्मन तू मेरा। जिया साहब ने प्लान सुनने के बाद खामोशी से उनकी तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, तुम तो चाहते हो पाकिस्तान के लोग लता जी के शो के लिए मजमा लगा और मुझे भूल जाएं। मैं जानता हूं कि यहाँ लोग उनके लिए कितना पागल हैं। सन 1996 में उस वक्त के वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह बयान दिया था कि मेरा दिल चाहता है कि लता मंगेशकर पाकिस्तान आए और वो लाहौर में अपनी आवाज का जादू जगाए। नवाज शरीफ का यह बयान पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने शह सुर्खियों में शाया किया। तब एक जर्नलिस्ट से वो बताते हैं कि मैंने लता मंगेशकर से टेलीफोन पर राब्ता किया था। वो कहते हैं कि मुझे याद है लता मंगेशकर ने मासूमियत से बताया था कि मुझे पाकिस्तान से अभी कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। तुझे देखा तो ये जाना प्यार होता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी के ज़मन में दिया गया बयान के पीछे तेरी बेरी के नीचे 2010 में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा ने भी लता मंगेशकर के फ़न की हैसियत से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए उन्हें पाकिस्तान की सरकारी मेहमान के तौर पर मदऊ करने की तजवीज़ पेश की। लेकिन कश्मीर पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बढ़ती कशीदगी और उसी साल बदतरीन सैलाब के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई। ये गलियां ये यहाँ आना ना और लता एक बार फिर पाकिस्तान ना आ सके। हालिया सालों में दिए गए कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि उसके बाद कभी किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। सहाफ़ी ने लता जी से कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत 18 करोड़ पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान की तरफ से आपको पाकिस्तान आने की दावत देती है। बताएं कि आप पाकिस्तान आना पसंद करेंगी? कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी। लता मंगेशकर ने शिकवा करते हुए कहा था,
मुझे पूरी दुनिया में लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और आपका गाना बहुत पसंद करते हैं, चले जहाँ चले नैनो तले धुआं चले। लेकिन अजब इत्तेफाक है कि मैं अपने कैरियर के दौरान पाकिस्तान में कभी भी ना गा सकी। लता मंगेशकर ने बताया कि एक मर्तबा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने उन्हें अपनी बेटी निदा नुसरत की सालगिरह पर लाहौर आकर गाने की दावत दी थी। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान एक मर्तबा मुझे अपने वालिद उस्ताद फतेह अली खान और ताया उस्ताद मुबारक अली खान की बरसी जो वो अपने आबाई शहर लाइलपुर में मुनक्किद करवाते थे, में शिरकत की दावत दी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो कहती है मैं पाकिस्तान ना जा सकी। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से पाकिस्तान आकर लाहौर में अपने फ़न का मुजाहरा करने के हवाले से लता मंगेशकर का कहना था कि मुझे अगर सरकारी सतह पर पाकिस्तान आने की दावत दी गई होती तो उसे बखुशी कबूल करती। आज फिर जीने की तमन्ना है। लता जी ने यह भी कहा कि बड़े सगीर के गाने बजाने वाले लाहौर में अपने फ़न का मुजाहरा करने को इज्जत अफजाई समझते हैं। वो कहती हैं कि मैं भी ऐसे ही समझती हूँ और अगर मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने बुलाया तो जरूर आऊंगी। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से ये दावतनामा बाज़ सिर्फ एक बयान ही साबित हुआ और बाकायदा तौर पर लता मंगेशकर को कोई दावतनामा ना भेजा। अगर लता अपनी जिंदगी में पाकिस्तान ना, लेकिन ऐसा जरूर हुआ कि वो अपनी तवील जिंदगी में एक मर्तबा अपनी पसंदीदा सीनियर गुरु और बहुत प्यारी सहेली मलकाए तरन्नुम नूरजहां से मुलाकात करने पाकिस्तान और इंडिया की सरहद वाघा तक आई थी। लता मंगेशकर ने मीडिया को उस वक्त मुलाकात का किस्सा अपनी वफात से चंद माह कबल सुनाया था। लता मंगेशकर ने बताया कि यह सन 1953-54 की बात है। मैं अपनी एक फिल्म की तैयारियों के सिलसिले में अमृतसर में थी। अमृतसर और लाहौर में बहुत कम फासला है। अमृतसर में मुझे हर वक्त दीदी नूरजहां याद आती थी। टेलीफोन पर बात हो रही थी लेकिन दिल नहीं भरता था। दीदी नूरजहां को तकसीम के वक्त देखा था और अब दिल चाह रहा था कि अपनी दीदी को। ने बताया कि जब वो नूरजहां से बात करती थी तो वो एक दूसरे को अपने मशहूर गीत सुनाती थी। एक दिन यूं ही अमृतसर से नूरजहां से टेलीफोन पर बात हो रही थी तो मैंने कहा कि मैं आपके इतने करीब आई हूँ, क्यों ना एक दूसरे से मुलाकात की। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। नूरजहां ये सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने अपनी जानिब इंतजामात के लिए कह दिया। वक्त और दिन तय पाया। इस जानिब मैंने भी परमट के लिए कह दिया। उन दिनों परमट आसानी से मिल जाते थे। फिर वो दिन आया जब वाघा बॉर्डर पर मैं और नूरजहां एक दूसरे के गले मिली। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। हमने एक दूसरे से बहुत बातें की, लेकिन ये वक्त आंख झपकते गुजर गया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। कभी कभार तो मुझे ये वक्त एक जिंदगी सा लगता है और सोचूं तो ये वक्त एक लम्हा बनकर जिंदगी से खारिज हो गया था। बिछड़ते वक्त हम दोनों की आंखों में आंसू थे। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। वो बताती हैं कि बॉर्डर के उस तरफ आने से पहले दीदी नूरजहां ने मुझे एक छोटा सा पैकेट दिया। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी ने दरियाफ्त किया कि नूरजहां ने मुझे पैकेट में छुपाकर क्या दिया है। वादा न तो, वादा न तो।
पैकेट को खोला गया तो उसमें बिरयानी और आमों के गूदे से तैयार करदा एक डिश निकली। दीदी को इल्म था कि दोनों डिशें मेरी पसंदीदा हैं और वो बतौर ख़ास मेरे लिए अपने हाथों से बनाकर लाई थी। लता जी ने यह वाकया अपनी बायोग्राफी में भी बयान किया है। लता मंगेशकर ने वाघा बॉर्डर पर नूरजहां से मुलाकात और अपनी पसंदीदा डिशें जो नूरजहां उनके लिए बॉर्डर पर लेकर आईं, इस हवाले से बयान किया है कि ये खाने ना हिंदू थे, ना मुसलमान, ना इंडियन थे, ना पाकिस्तानी, ये नाजुक और प्यार भरे हाथों ने तैयार किए थे जो छोटे छोटे इख्तलाफात की हदों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। लता जी पाकिस्तान और मैडम नूरजहां का नाम एक ही सांस में लिया करती थी। जहां जहां पाकिस्तान का नाम आता वो मैडम नूरजहां को खराज अकीदत पेश करती। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहर, और उनसे अपनी दोस्ती और मोहब्बत का इजहार करती। लता मंगेशकर उम्र में मैडम नूरजहां से सिर्फ 3 बरस छोटी थी और उन्हें आपा कहा करती थी। पहली बार दोनों की मुलाकात 1944 में मास्टर विनायक की फिल्म बड़ी माँ के दौरान हुआ, जिसमें लता ने एक छोटा सा किरदार अदा किया था। कोई सुनना ले। इंडिया की मशहूर फिल्म सहाफ़ी नसरीन मिनी कबीर की लता मंगेशकर किताब लता मंगेशकर इन हर ऑन वॉइस अपनी यानी आवाज़ में वो कहती हैं कि नूरजहां मेरी गुरु नहीं थी और ना ही मैं उनकी शागिर्द थी, लेकिन मुझे उनकी गुलकारी बहुत पसंद थी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। बड़ी माँ का पहला शेड्यूल कोल्हापुर में था और नूरजहां एक गाना फिल्म के लिए करवाने के लिए आई। उन्होंने स्टूडियो का म्यूजिक रूम लिविंग एरिया में तब्दील कर दिया था, जिसमें नूरजहां, उनके शोहर शौकत हुसैन रिजवी साहब और उनके 6 माह के बेटे अकबर ने वहां क़याम किया। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होगे जो। एक रोज मैं फिल्म बड़ी माँ के सेट पर थी कि मास्टर विनायक ने हमारा तारुफ करवाते हुए कहा कि ये नूरजहां है। महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। इन्हें एक गाना गा के सुनाओ, तो मैंने राग जे वांती सुनाया। फिर उन्होंने नूरजहां ने मुझसे फिल्म का एक गाना गाने को कहा, तो मैंने फिल्म वापिस से RC बुराल का गाना जीवन है बेकार बिना तुम्हारे गाया। वो बताती हैं कि मैडम को गाना सुनाते हुए वालिद की बात ज़हन रखी कि गुरु के सामने गाते हुए खुद को एक गुरु समझो। इसी सोच के साथ गाया और मैडम को गाना पसंद आया, जिस पर उन्होंने कहा कि मश्क जारी रखो, एक दिन बहुत अच्छी गुलकारा बनोगी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान वो मैडम की नमाज के दौरान रिकत की कैफियत में रोते हुए दुआ मांगने का एक किस्सा भी सुनाया करती थी कि उन्होंने मैडम से पूछा कि आप रो क्यों रही हैं, जिस पर मैडम ने जवाब दिया कि मैं रो के खुदा से मांग रही थी कि सब अच्छा। जी लिखती हैं कि नूरजहां 1947 में पाकिस्तान हिजरत कर गई, लेकिन वो अक्सर मुझे कराची से फ़ोन किया करती थी और मैं भी उन्हें फ़ोन करती थी। वो फ़ोन पर लता से फिल्म अलबेला से एक लोरी धीरे से आ जा रे अखियां में समेत दीगर गाने सुनाने की फरमाइश करती थी। बम्बई और दीगर जगहों पे लोगों ने तबसरे शुरू कर दिए कि ये दोनों एक दूसरे को फ़ोन करती रहती हैं और गाने सुनाती रहती हैं, जिसके बाद सारे फ़ोन ऑपरेटर्स ने हमारी कॉलों को सुनना शुरू कर दिया। मन डोले मेरा तन डोले। तो 82 में मैडम नूरजहां एक म्यूजिकल प्रोग्राम में शिरकत के लिए इंडिया गई थी। उस मौके पर खुद लता और अदाकार दिलीप कुमार ने उनका इस्तकबाल किया था। लता जी कहती हैं, मैं वो दिन नहीं भूल सकती जब नूरजहां इंडिया आई थी। मैं उन्हें देखकर, उनसे मिलकर बेहद खुश हुई थी। मैंने उनके इफ्तिताई शो पे 2 गाने पेश करके उनका इस्तकबाल किया
वो एक खूबसूरत शाम थी, नाकाबिले फरामोश। आज फिर जीने की तमन्ना है। एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग कहते हैं कि लता तुम्हें इतना मानती हैं, वो तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती हैं। ये सब मैं समझती हूँ, उनका बड़ापन है, वरना लता तो लता है। एहसान तेरा होगा मुझ पर। मेरी नज़र में अब तक उनके जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। लता मंगेशकर ने पाकिस्तान की तरफ हमेशा प्यार और एहतराम की निगाह से देखा है। उसकी वजह यह थी कि हिमा मंगेशकर अलमारूफ लता मंगेशकर को लाफानी गायिका बनाने का सहरा म्यूजिक डायरेक्टर मास्टर गुलाम हैदर के साथ है, जिनका ताल्लुक लाहौर के इलाके चूना मंडी से था। आपकी नजरों ने समझा। मास्टर गुलाम हैदर ने लता मंगेशकर से पहले नूर जहां और शमशाद बेगम को भी मुतारफ करवाया था। लता मंगेशकर ने मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में एक दफ़ा ये किस्सा खुद सुनाया था। लता जी का ये इंटरव्यू मास्टर गुलाम हैदर की बरसी के मौके पर टेलीफोन पर किया गया था। उन्होंने बताया था कि यह सन 1947 का ज़माना था और फिल्म शहीद की तैयारियां रूज पर थी। उस ज़माने के स्टार म्यूजिक डायरेक्टर मास्टर गुलाम हैदर ने मज़कूरा फिल्म के एक गीत के लिए मास्टर साहब को मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई और मेरे कहे बगैर उन्होंने अपने मन में ये फैसला कर लिया कि वो मुझे प्रमोट करें। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। उन्हीं दिनों की बात है कि फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक और मशहूर प्रोड्यूसर श्रीधर मुखर्जी ने रिहर्सल में मेरी आवाज़ सुनी और मुझे ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि इस लड़की की आवाज़ बहुत बारीक है और चुभती हुई है। श्रीधर मुखर्जी आज की मारूफ अदाकारा रानी मुखर्जी के परदादा थे, जो अपने वक्त के बहुत बड़े फिल्मसाज थे। लता मंगेशकर के मुताबिक मास्टर गुलाम हैदर ने श्रीधर मुखर्जी से कहा कि वो गारंटी देते हैं कि ये लड़की यानी लता बड़े सगीर की म्यूजिक मार्केट में अच्छा इजाफा साबित होंगी। श्रीधर के इनकार पर मास्टर गुलाम हैदर नाराज हो गए और कहा, मुखर्जी वैसे तो आपको अपनी राय कायम करने का पूरा हक है, लेकिन मेरे अल्फाज नोट कर लें, एक दिन आएगा कि प्रोड्यूसर लता के दरवाजे पर किताब मुताबिक ये कहकर मास्टर गुलाम हैदर ने फिल्मिस्तान के दफ्तर में श्रीधर को अपना इस्तीफा थमाया और उसी वक्त मेरे साथ बम्बई टाकीज स्टूडियो की जानिब चल पड़े। लता जी बताती हैं कि मुंबई टाकीज स्टूडियो शहर के मज़ाफात में मिलाड के इलाके में था। मैं मास्टर साहब के साथ मैंगोर गांव रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी कि फिल्म मजबूर के गीत की पहली धुन उन्होंने मुझे वहीं याद करवाई। गीत के बोल थे, दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा। तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का ना छोड़ा। ये गीत ही दरअसल प्लेबैक सिंगिंग में मेरा भरपूर तारुफ बना। ताजी बताती हैं मास्टर साहब ये धुन सुनाते हुए अपने हाथ में सिगरेट 555 की डिब्बे पर रिदम बजाकर मुझे याद करवा रहे थे। वो एक एक मिसरा सुनाते रहे और उनके साथ गुनगुनाते। अपनी एक नज़म में मुश्तरका दुश्मन की बेटी में चाय खाने पर अपनी कौम परस्त दोस्तों के साथ गुफ्तगू में इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान कशीदगी का मंजर खींचते हुए अचानक दरमियान में आने वाली लता की आवाज़ के जादू का असर बयान करते हुए लिखा, लता की रस टपकाती शहद आगी आवाज कुछ ऐसे उभरी जैसे हब्स ज़दा कमरे में दरिया के रुख वाली खिड़की खुलने लगी हो। जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। उसी नज़म के पसे मंजर में दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सहाफ़ी जुबैर रिजवी ने अपनी याददाश्तों पर मुश्तमिल किताब गर्दिश पा में लिखा कि लता जी बाज़ पाकिस्तानी कहते हैं कि लता हमें दे दीजिए और कश्मीर आप रख लीजिए तो आपका रद्द अमल क्या होगा। तो इस पर लता का जवाब था कि अगर इस तरफ दोनों मुल्कों के दरमियान झगड़ा ख़त्म हो सकता है तो मुझे क्या। रिजवी लिखते हैं कि लता ने उस इंटरव्यू के नशर होने के कई दिन बाद ये इतला देने के लिए फ़ोन किया कि इस इंटरव्यू के बाद उन्हें पाकिस्तान से हज़ारों की तादाद में ख़त मिले जिन पर सिर्फ लता मंगेशकर इंडिया पता लिखा था। इन सारे खतूत में लता की इस बात पर बेपनाह मुसर्रत का इजहार किया गया था कि वो कश्मीर के बदले पाकिस्तानियों की ज़िंदगी का हिस्सा बनने को तैयार। सूफी म्यूज़िक की मलिका आबदा परवीन सन 2002 में अपनी एक एल्बम
फैज बाय आपदा रिकॉर्ड करवाने के गर्ज से इंडिया गई थी। अलबत्ता इस दौरान लता मंगेशकर से हुई अपनी पहली मुलाकात को याद करके बताती हैं कि मैं कमरे में रिकॉर्डिंग कर रही थी और ये जानने के बाद कि लता जी दूसरे कमरे में रिकॉर्डिंग कर रही हैं, उनसे मिलने चली गई। दीदी को एक दफ़ा मेरी मौजूदगी का पता चल गया तो वो मुझसे मिलाने अपनी पूरी फैमिली को ले आई। ख्वाबों में जो आए वो कई घंटों तक बैठ के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मुझसे बातें करती रहीं। आपदा परवीन ने कहा कि जब किसी ने पूछा कि ऐसा कैसे कि उन जैसी अजीम गुलकारा मेरी तारीफ कर रही है, जिस पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि असल सोना हमेशा चमकता है। उससे कहो कभी सामने तो आ लता जी बताती हैं कि मैं आपदा जी से अक्सर बात करती हूँ। हाल ही में उन्होंने मेरे भतीजे बाइजो की धुनों की बहुत तारीफ की है, जिसका काम सूफी शायर शाह हुसैन पर मबनी है। जुबैर रिजवी ने अपनी याददाश्तों में लिखा है कि इंटरव्यू में लता ने अपनी फनकाराना फराख दिली का मुजाहरा करते हुए मेहदी हसन के फन का एतराफ़ किया और कहा कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलते हैं। पानी पानी रे खारे पानी रे और वो उनकी गाई गज़लें सुनकर सोती और जागती हैं। 2011 में इंडिया और पाकिस्तान के गुलकारों के गानों पर मुश्तमिल एक एल्बम सरहदें रिलीज़ किया गया, जिसकी तैयारी में इंडियन अदाकारा रेखा का भी बड़ा हाथ था। लता मंगेशकर और मेहदी हसन ने मिलकर इस एल्बम की एक गज़ल तेरा मिलना अच्छा लगा गाई। तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे। लता के बकौल उन्हें मालूम हुआ कि मेहदी हसन उनके लिए म्यूजिक बनाना चाहते हैं। वो जैसे ही फालिज के टैग के बाद कदरे बेहतर हुए, इंडिया गए और लता जी के साथ इस बारे में बात भी की। मेहदी हसन साहब, मेरे छोटे भाई मौसीकार पंडित हरिदयानाथ मंगेशकर और मैंने एक गज़ल चुनी और मश्क करना शुरू कर दी। सब कुछ अच्छा जा रहा था, उसे रिकॉर्ड कर लिया गया। मैंने मेहदी हसन साहब की बनाई उस धुन पर बिल्कुल उसी तरह गाया जैसा वो चाहते थे। खत लिखना है पर सोचती हूँ। ज्यादा अहम बात यह है कि वो एक दो गाना था। पाकिस्तानी सहाफ़ी नुसरत अमीन लिखते हैं कि उस रिकॉर्डिंग के चंद रोज़ बाद ही मेहदी हसन को अपनी बिगड़ती तबीयत के बाइस वापस पाकिस्तान आना पड़ा। एल्बम की लॉन्च के बाद लता ने उस गज़ल का एक टेप मेहदी हसन को भेजा। मुझे बताया गया कि जब उनके बेटे ने उनके लिए गाना चलाया तो इतने कमज़ोर हो चुके थे कि उन्हें याद ना रहा कि दरअसल वो क्या है। आपके सजन सावन में सरहदें नामी ये एल्बम मेहदी हसन की वफ़ात के 1 साल पहले रिलीज़ हुई थी और अपने अजीम मोहसन और उस्ताद मास्टर गुलाम हैदर, दीदी नूरजहां, अपने पसंदीदा गज़ल गायक मेहदी हसन और उस्ताद सलामत अली खान की निस्बत से लता मंगेशकर पाकिस्तान की जानिब हमेशा मोहब्बत और एहतराम के साथ देखती रहीं। लेकिन ये सच है कि दोनों मुल्कों के टूटते बनते ताल्लुकात के बाइस वो कभी भी पाकिस्तान की धरती पर कदम न रख सकें। मुझे पहले भी किसी ने पूछा था तो वही जवाब मेरे पास है कि ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँगी। क्यों? नहीं, ये लता मंगेशकर की जो तकलीफें हैं वो उसको ही पता है। गर याद रहे